श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, मैं हूं कमलकांत और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है नवोदय विज्ञान बाय के सर। प्यारे दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम विज्ञान के एक ऐसे शीर्षक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही रहस्यमय है, आश्चर्यजनक है और साथ ही साथ विशेषकर युवाओं में इस शीर्षक को लेकर काफ़ी रुचि और सवाल बने रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे युवावस्था के साथ प्रकृति की और जीवन की समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही नए सवाल उभरते हैं। किशोर अवस्था में विशेष रूप से जैसे जैसे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, वैसे वैसे ही हार्मोनों के प्रभाव से मनोवैज्ञानिक स्तर से लेकर शारीरिक संरचनाओं के स्तर तक कई बदलाव देखे जाते हैं। तो ये सारी बातें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जीव विज्ञान से संबंधित है। और जीव विज्ञान के बारे में अगर हम देखते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी ये पृथ्वी पर जीवन की गाथा का निचोड़ या सार है, जिसे हम समरी भी बोलते हैं। और किसी भी सजीव या किसी एक जीव को अगर देखा जाए इस धरती पर, जो एक व्यष्टि के रूप में एक इंडिविजुअल के रूप में एक जीव होता है, उसका जीवन कुछ इस तरीके से गाथा चलती है कि उसका जन्म होता है और उसका कुछ वर्षों का जीवन होता है और उसके बाद अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को हम और आसानी से समझने के लिए ऐसा देख सकते हैं कि ये जो कुछ वर्षों का जीवन है वो भी विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था या वृद्ध अवस्था में, विभिन्न अवस्थाओं में गुजरता रहता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम किसी प्रजाति के बारे में देखते हैं, जैसे मानव प्रजाति, कुत्ता प्रजाति, बबूल एक प्रजाति है, आम एक प्रजाति है, जिसे हम संज्ञा के रूप में देखते हैं, उस प्रजाति का अगर हम देखते हैं तो उसका व्यवहार एक अकेले जीव की भांति नहीं रहता, बल्कि एक प्रजाति जो है वो लाखों वर्षों तक अस्तित्व में रह सकती है और हो सकता है उसका विलुप्ति भी हो जाए। उसके पीछे कोई मानवीय या प्राकृतिक कारण हो सकता है, जैसे हम डायनासोर के बारे में कई कहानियों में सुनते हैं। अब ये लाखों वर्षों तक कोई भी प्रजाति जो अस्तित्व में रहती है, ये क्यों रह पाती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि इन प्रजातियों में एक विशेष गुण धर्म या लक्षण होता है जो हमेशा सनातन होता है। सनातन का मतलब है कि जो सतत होता है, निरंतर होता है, लगातार होता है, उसे सनातन कहा जाता है। और ये गुण धर्म जो है वो जनन के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन का अर्थ है कि किसी भी जीव का या किसी भी प्रजाति के सदस्य का मरने से पहले संतति छोड़ना, मतलब खुद का जीवन पूरा हो उससे पहले ही खुद के समान एक ऐसी नई जीव रूपी संरचना धरती पर छोड़ना जनन कहलाता है, जो मुख्य रूप से दो तरीकों से संपन्न होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिन्हें हम अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें संततियां जो होती है वो समान होती है, आकारिकी मतलब उनकी बाह्य संरचना की दृष्टि से भी, और आनुवंशिकी उनके गुणसूत्रों या पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं उनकी दृष्टि से भी सभी आपस में समान होती है। मतलब अलैंगिक जनन द्वारा पैदा होने वाली संततियां देखने में भी एक दूसरे के समान होती है और गुणसूत्रों की दृष्टि से भी एक दूसरे के समान होती है। और ये सेम टू सेम फोटोकॉपी जैसी संतानें जो होती है, जो एक दूसरे के समान होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, जिसे हम फोटोकॉपी बोलते हैं। दूसरा है लैंगिक जनन। इसमें संतति जो होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब उनके रूप में भी भेद होता है, आकारिकी में भी अंतर होता है और उनमें आनुवंशिक स्तर पर भी भेद पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये क्लोन बिल्कुल भी नहीं होती है।
तो ये बेसिक दो चीजें जो है वो हमें जनन में देखनी होती है, और इन्हीं दो तरीकों से धरती पर पाए जाने वाले सभी जीव जो है वो जनन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से निम्न वर्गीय जीवों में होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से निम्न वर्गीय जीवों में होता है। निम्न वर्गीय जीवों की अगर हम बात करते हैं तो वो सभी वर्गों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम पादप की बात करते हैं तो पादप में जो शैवाल है, उसके बाद ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, ये सभी निम्न वर्गीय जो है वो अलैंगिक जनन करते हैं। वैसे ही अगर जंतुओं में देखा जाए तो जंतुओं में भी निम्न वर्गीय जीव है, जैसे स्पंज है, ये जिन्हें हम बोलते हैं सिलेंट्रेटा, इस तरीके के जीव जो है वो अलैंगिक जनन करते हैं। जबकि अगर लैंगिक जनन के बारे में देखा जाए तो लैंगिक जनन जो है वो हमेशा उच्च वर्गीय जीवों में मिलता है। और उच्च वर्गीय जीव जो हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वही देखते हैं, पादप में अगर देखते हैं तो सबसे उच्च वर्गीय जो जीव होते हैं वो होते हैं पुष्पी पादप। और अगर जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं में भी बहुत सारे उच्च वर्गीय जीव हैं, जिनमें हम मानव को लेते हैं। ये दोनों उदाहरण मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में कक्षा 12 में इन्हीं दो शीर्षकों पर जनन से संबंधित चर्चाएं की गई है, जो है पुष्पी पादप और मानव। अगर हम देखते हैं जनन के बाद तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पाया जाता है और मानव जो है उसमें भी लैंगिक जनन पाया जाता है। इस विषय पर थोड़ी आगे चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूं कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उससे संबंधित कई वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्य किए गए हैं, जिनमें भारत के भी एक अग्रणी वैज्ञानिक का नाम आता है, जिनका नाम है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, जिनका जन्म 1904 में जयपुर शहर में हुआ था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद लंदन की रॉयल सोसाइटी से उन्हें फेलोशिप मिली थी, मतलब छात्रवृत्ति मिली थी आगे अध्ययन और अनुसंधान के लिए। और उन्होंने उत्तक संवर्धन या कृत्रिम निषेचन पुष्पी पादपों में किया था। जैसे आजकल हम देखते हैं जंतुओं में वीर्य सेचन वगैरह, कृत्रिम वीर्य सेचन वगैरह गर्भाधारण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से पंचानन माहेश्वरी ने टेस्ट ट्यूब बेबी और उत्तक संवर्धन का काम पुष्पी पादपों के क्षेत्र में किया था, इसलिए उन्हें दुनिया भर में जाना जाता है। और 1964 या 65 के लगभग उन्हें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन हेतु, विशेष रूप से जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए नेतृत्व दिया गया था। और उन्हीं ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले वनस्पति विज्ञान बॉटनी डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। इसके बाद हम बात करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की। साथियों, जब हम बात करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की, जिनको हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं या फ्लोरिंग प्लांट्स बोलते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प की। पुष्प या फ्लोर जिसे हम कहते हैं, वास्तव में पृथ्वी पर पूरी सुंदरता जो है वो पुष्पों के कारण ही देखी जाती है, क्योंकि जगह जगह रंग बिरंगे पुष्प विभिन्न प्रकार की सुगंधों से युक्त होते हैं, जिनसे धरती काफ़ी हमें रंगीन दिखाई देती है। इसमें पुष्पों की बहुत अधिक भूमिका है और ऐसा अभी नहीं हो रहा है, प्राचीन मानव इतिहास से ही पुष्पों का प्रयोग जो है विभिन्न कार्यों के लिए, उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे सौंदर्य सजावट के लिए, आभूषण के लिए। जैसे कई बार हमें देखते हैं साउथ इंडिया में कुछ महिलाएं जो है अपने बालों में पुष्प लगाती है, मोगरा वगैरह, गजरा वगैरह, या अपने शादियों में भी वरमाला वगैरह पहनाई जाती है। इसके अलावा सामाजिक रीति रिवाजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, उसमें भी पुष्पों का रोल होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होता है और विभिन्न प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्तियों के प्रतीक के रूप में भी, जैसे प्रेम के लिए वैलेंटाइन डे पे लोग गुलाब का फूल देते हैं,
इसी तरीके से अनुराग के लिए, शोक और विषाद के लिए, देखा होगा आपने कि किसी मृत्यु होती है, पिक्चरों में अधिकतर देखने को मिलता है, किसी की मृत्यु होती है तो वहां भी पुष्प लेकर उनको समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। या हम भी कहीं दिए की बैठक में जाते हैं तो वहां फूलों का प्रयोग होता है शोक और विषाद के व्यक्ति के लिए। इसी प्रकार से प्रसन्नता के लिए भी पुष्प जो है वो दिए जाते हैं, जैसे किसी की अतिथि के सम्मान सत्कार में भी गुलदस्ता भेंट करके उनकी आने की खुशी जो है वो, प्रसन्नता जो है वो अभिव्यक्त की जाती है। तो विभिन्न प्रकार के प्रतीकात्मक प्रयोग पुष्पों के प्राचीन इतिहास से होते रहे हैं। इसी वजह से फूलों की खेती भी की जाती है और फूलों की खेती को कहा जाता है पहले बच्चों पुष्प कृषि या फ्लोरिकल्चर। लेकिन एक जीव वैज्ञानिक की दृष्टि से देखते हैं, एक बायोलॉजिस्ट के एंगल से देखते हैं तो पुष्प जो है वो आकारिकी और भ्रूणिकी आश्चर्य का बिंदु है, क्योंकि पुष्प एक लैंगिक जनन स्थल है। कहने का मतलब लैंगिक जनन जहां होता है उस जगह का नाम है पुष्प। यह हम उसको क्या बोल सकते हैं, जननांग बोल सकते हैं। तो अगली बार किसी को पुष्प भेंट करने से पहले, ये किसी को माला पहनाने से पहले, ये आप लोगों को जरूर सोचना है कि हम इनको क्या दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी की दृष्टि से तो पुष्प जो है वो एक लैंगिक जननांग है, एक सेक्स ऑर्गन है। जो पुष्प होता है वो क्या है, एक सेक्स ऑर्गन है, लैंगिक जननांग है। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया को डिटेल में समझने के लिए हमें 3 चरण या 3 घटनाएं देखनी पड़ेगी। पहले का नाम है निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, कि निषेचन से पहले क्या क्या चीजें होती है। दूसरा है निषेचन, जो लैंगिक जनन का सबसे मुख्य बिंदु होता है, जिसमें 2 पैतृक नर तथा मादा पैतृकों के युग्मकों का संलयन होता है। और तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं, जिसमें एक पुष्प में निषेचन के बाद कैसे फल बनता है, कैसे बीज बनता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो की लंबाई ज्यादा नहीं हो, इस बात को देखते हुए मैं आगे का जो लेक्चर है कोशिश करूंगा कि पावर पॉइंट की स्लाइड्स के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे वीडियो की लंबाई ज्यादा ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक सा चित्र जिसमें पुष्प को दर्शाया गया है। ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये जो शो हो रहा है, ऐसा ही डायग्राम एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। ये जो आप पुष्प देख रहे हैं, ये पुष्प संरचना जो है वो आसानी से आप समझ सकते हैं, ये आपने पहले भी देखी हुई है। ये पुष्प संरचना जो है उसमें सबसे बाहर की तरफ जो है वो बाह्य दल है, जिसे अंग्रेजी में कैलिक्स कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो आता है उसे पंखुड़ी कहा जाता है। पंखुड़ी जो अधिकतर रंग बिरंगी संरचनाएं होती है, जैसे गुलाब में लाल होती है, कई इस पुष्प में जो डायग्राम दिया उसमें पीले कलर की दिखाई गई है, तो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती है। जबकि बाह्य दल के सदस्य होते हैं वो जनरली सामान्यतः ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद होता है उसमें परागकोश, जिन्हें हम एंथर कहते हैं। ये देखिए जो पुंकेसर है, पुमंग है, जो छोटे छोटे डमरू जैसे इनके सिर पर संरचनाएं दिख रही है। और एक होता है जायंग, ये जो यहाँ हमको बीच में देखने को मिल रहा है। तो ये संरचनाएं जो हैं वो समय समय पर पुष्पों में एक ऋतु विशेष में या सीजन विशेष में हमें देखने को मिलती है। और ये संरचनाएं कैसे विकसित होती है इसको भी हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। तो निषेचन से पहले जो पुष्प का निर्माण होता है वो पुष्प के शीर्ष भाग में जो विभुजोतक होते हैं उनमें कुछ हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं वो एक ऐसी संरचना है जिसमें अलग अलग स्टेज दिखाई गई है। जैसे ये मेरा कर्सर आप देख रहे हो यहाँ पर जो मूव कर रहा है इस डायग्राम के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे पहले एक विभुजोतक जो है वो पुष्पीय आद्यक के रूप में, एक पुष्प कलिका के रूप में विकसित होता है। और ये कलिका धीरे धीरे ग्रेजुअली अंदर ही अंदर विभिन्न फूल के भाग, जैसे हम पिछले चित्र में देख चुके हैं, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, पुमंग, जायांग सब बनाती है। और अंततः ये फूल के रूप में विकसित हो जाती है। और
यहाँ के बाद जो देख रहे हैं लास्ट के 3 डायग्राम, ये निषेचन के बाद की घटनाएं हैं। इसमें फूल जो है वो धीरे धीरे फल के रूप में विकसित हो जाता है, और ये फाइनली आप राइट हैंड साइड में जो 2 लंबी लंबी फलियों के रूप में डायग्राम देख रहे हैं, ये फलियां एग्जैक्टली फल के रूप में यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो वापस से हम पुष्प की बात करते हैं। ये तो था पुष्प के निर्माण से लेकर फल के निर्माण की प्रक्रिया को एक रूटीन डायग्राम में दिखाया गया है, जिससे हमें एक अनुमान हो जाए कि किस तरीके से जनन की प्रक्रिया होती है। अब फिर से शुरुआत करते हैं पुष्प की संरचना से। तो ये देखिए, एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा पुष्प है, लिली का फूल है, जिसमें सबसे मध्य में ये जो चौड़े माथे वाला, चौड़े शीर्ष वाला भाग है, इसको जायांग कहते हैं। और इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं हैं, इन्हें एंड्रोशियम या पोमंग कहते हैं। जायांग को कहते हैं गायनोशियम, जो कि मादा जननांग है, सॉरी, और पोमंग को कहते हैं एंड्रोशियम, जो कि एक प्रकार का नर जननांग है। पोमंग जो है वो इस पूरे समूह को बोला जाता है, और इसकी एक इकाई जो है उसको पुंकेसर कहा जाता है, जिसमें परागकोश होती है, लघु बीजाणुधानियां बनती है, उनमें लघु बीजाणुधानियों में छोटे छोटे परागकण बनते हैं, और उन परागकणों में नर युग्मक पाए जाते हैं। अब इन सब बातों को समझने के लिए हमें इस अगले चित्र का सहारा लेना पड़ेगा, जिसे आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, ये पहला डायग्राम जो है ये एक प्रारूपिक पुंकेसर है, और ये पुंकेसर आप देख रहे हैं, इसमें नीचे वाला भाग जो है वो तंतु या डंठल कहलाता है, और शीर्ष वाला मोटा भाग जो है ये परागकोश के नाम से या एंथर के नाम से जाना जाता है। परागकोश या एंथर को अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसी संरचना है जिसमें 4 कोने दिख रहे हैं हमें। कहने का मतलब ये चतुष्कोणीय संरचना है, और प्रत्येक कोने में एक एक लघु बीजाणुधानी यहाँ पर उपस्थित है। और बीच में जो आप देख रहे हैं, ये बीच में इसकी, ये साइड में भी आप देख सकते हैं, ये इसकी स्फुटन रेखा है। स्फुटन रेखा का मतलब है कि जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये परागकोश यहाँ से क्रैक होता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, जिससे कि इसके अंदर वाले परागकण जो है वो धीरे धीरे बाहर की ओर आकर बिखर जाते हैं। तो अलग अलग पुष्पों की प्रजातियों में इनकी संख्या, पुंकेसरों की संख्या और इनकी लंबाई अलग अलग होती है, जो हमें अलग अलग पुष्पों में देखने को मिलती है। आपने भी कभी देखा होगा, अपने खेत में भी अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं, तो उनके सभी भागों की लंबाई चौड़ाई जो है वो अलग अलग होती है। ये परागकोश जो है ये 2 पालियों में बटा हुआ है। ये राइट हैंड की पाली है, ये लेफ्ट हैंड की पाली है, और दोनों पालियों में 2-2 अलग से कोष होते हैं। इस प्रकार से 4 कोष्ठ बीच वाली रेखा से अलग किए गए हैं, पृथक किए गए हैं, और इन चारों कोष्ठों को लघु बीजाणुधानी के नाम से जाना जाता है। इस लघु बीजाणुधानी का अगर हम डिटेल से देखते हैं तो ये 4 प्रकार की परतों से ढकी हुई होती है, जो हमें साइड वाले डायग्राम में देखने को मिल रहा है। इसकी सबसे बाहर वाली परत जो है वो बाह्य त्वचा कहलाती है। उसके ठीक अंदर वाली परत जो है वो अंतस्थीशियम कहलाती है। ये यहाँ पर नाम गलत दिया हुआ है, अंतस्त्वचा की जगह बाह्य त्वचा होना चाहिए। अंतस्थीशियम कहलाती है। अंतस्थीशियम के बाद मध्य परत कहलाती है, ये मध्य परत जो दी हुई 3रे नंबर की, और सबसे भीतर वाली जो होती है वो कहलाती है टेपिटम। ये टेपिटम सबसे आंतरिक परत होती है। बाहर वाली 3 परतें जो हैं, जिनको हम बाह्य परत, एंडोथीशियम, अंतस्थीशियम या मध्य परत कह रहे हैं, ये तीनों परतें जो हैं वो सुरक्षा आवरण का काम करती है। जबकि भीतर वाली जो चौथी परत है, जिसको हम टेपिटम बोल रहे हैं,
वो परागकणों के विकास के दौरान इनको पोषण प्रदान कर रही है। ये जो परागकण मर रहे हैं, ये सबसे अंदर वाली परत जो है टेपिटम, उसके द्वारा इनको पोषण मिल रहा है, जबकि बाहर वाली 3 परतें हैं वो इनकी सुरक्षा का काम कर रही है, और परिपक्व होने पर ये क्रेक जो होता है, इसको अपन स्पुटन बोलते हैं, उसमें हेल्प करती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है उनमें सघन जीव द्रव्य होता है और बहुकेंद्र की होती है, मतलब एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं। एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं, इसीलिए इनको संकोशिका या अंग्रेजी में कोएनोसाइट्स भी कहते हैं। ये देखिए, अगर हम एक हिस्से को पर्टिकुलर जूम करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो ये इस तरीके से 1 2 3 परतें हैं सुरक्षात्मक। ये चौथी परत टेपिटम की है जो पोषण वगैरह प्रदान करती है, और उसके अंदर जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। मतलब ये नर युग्मक की मात्र कोशिकाएं, जिन्हें हम बीजाणु जन उत्तक कहते हैं या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, या कई बार इन्हें पराग मात्र कोशिका भी कहा जाता है। ये पराग मात्र कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, और उसे कहा जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। मतलब एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो यहाँ पर आप देख रहे हो, वो अर्धसूत्री विभाजन से, जैसा आप जानते हो, 4 कोशिकाएं बनाती है, पुत्री कोशिकाएं, और उसको अपन कहते हैं पराग चतुष्क या पोलन टेट्राड। ये चारों कोशिकाएं आपस में चिपकी हुई रहती है, लेकिन जब पूरा परागकण परिपक्व हो जाता है और परागकोश फट जाता है, बिखर जाते हैं परागकण, उस समय ये चारों परागकण जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और हजारों की संख्या में परागकोश से ऐसे परागकण निकलते हैं। इस परागकण को यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद की संज्ञा दी जाती है, मेल गेमेटोफाइट। और जनरली ये पाउडर जैसे कण होते हैं जिनका व्यास 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। 20 से 50 माइक्रोमीटर वाले ये कण होते हैं, और इनकी आकृति और रंग रूप जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि आप ये अगले डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो आपको आसानी से ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बाहर वाली परतें जो हैं वो टूट चुकी है, और ये परागकण जो हैं वो स्फुटन रेखा से बाहर की ओर बिखर रहे हैं। तो एक सामान्य परागकण जो होता है उसकी संरचना अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं। सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है इसका, वो बाह्य चोल कहलाता है, एक्साइन, जो स्पोरोपोलेनिन से निर्मित होता है। स्पोरोपोलेनिन आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन उच्च तापमान, कठोर अम्ल या क्षार, मतलब हाई पीएच और लो पीएच पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। और अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं खोजा गया है जो स्पोरोपोलेनिन के इस बाहरी आवरण को अपघटन करके पचा सके, इसको नष्ट कर सके। तो ये आवरण काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए कई बार जीवाश्मों में हजारों वर्ष पुराने परागकण पाए जाते हैं, और इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से वो सुरक्षित देखे हैं। इस स्पोरोपोलेनिन में जो आप यहाँ पर देख रहे हो, एक छिद्र जैसी संरचना दिख रही है, जिसको जनन छिद्र कहते हैं। मतलब बाह्य चोल में जो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, उसमें एक जगह स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, छोटा सा छेद रह जाता है, और इसी को जनन छिद्र कहा जाता है, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। इसके अंदर एक और परत होती है जिसको इंटाइन कहा जाता है, अंतःचोल कहा जाता है। ये बिल्कुल पतली और सतत परत होती है, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है, जिसे बाकी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है। परागकण के अंदर सघन प्लाज्मा होता है, और झिल्ली से आवृत 2 कोशिकाएं होती है, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे थे। ये देखिए, ये एक परागकण की कोशिका है,
और इसमें झिल्ली से आवृत 2 कोशिकाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये बड़ी वाली जो कोशिका है इसको कहा जाता है कायिक कोशिका, और ये छोटी वाली जो पतली सी कोशिका है, लंबी सी, जिसको तर्कोरूपी कहा जाता है, इसको कहते हैं हम जनन कोशिका। कायिक कोशिका जो है वो बड़ी भी होती है, अनियमित इसकी आकृति होती है, और इसमें बहुत सारा खाद्य पदार्थों का भंडार होता है। इसका केंद्र भी काफ़ी बड़ा, विशाल और अनियमित होता है। जबकि जनन कोशिका बिल्कुल छोटी होती है, तर्कु की आकृति की होती है। तर्कु मतलब इस तरीके से लंबी मछली जैसी आकृति होती है। इसका जीव द्रव्य काफ़ी घना होता है, और इसमें केवल एक छोटा केंद्रक होता है, अगुणित। 60% जो पुष्पी पादप है उनमें इसी तरीके से 2 कोशिकीय अवस्था का परागकण जो है वो मुक्त होता है। जबकि बाकी 40% प्रजातियों में जनन कोशिका एक और विभाजन करके 3 कोशिकीय अवस्था बना लेती है, और इस 3 कोशिकीय अवस्था के परागकण देखे जाते हैं। मतलब 60% पादपों में जो परागकण होते हैं उनमें 2 कोशिकाएं होती है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। बाकी के 40% जो हैं उनमें कायिक कोशिका तो एक ही होती है, लेकिन जनन कोशिका विभाजन करके 2 अन्य कोशिकाएं बना लेती है, जिन्हें नर युग्मक के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब 3 कोशिकीय संरचना जो है वहां पर देखने को मिलती है। कई प्रजातियों में जो परागकण होते हैं वो गंभीर एलर्जी या श्वसनीय वेदना का कारण भी बन जाते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक ऐसा चलता है तो उनमें दमा, अस्थमा, श्वसनीय शोथ, जिसे ब्रोंकाइटिस के नाम से कहते हैं, ऐसी समस्या भी हो जाती है। जैसे आप सब जानते हैं, गेहूं के साथ एक खरपतवार कांग्रेस के ज़माने में आयात की गई थी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के ज़माने में, जिसे पार्थेनियम या गाजर घास के नाम से जाना जाता है, जिसे कांग्रेस घास भी कहते हैं। और इसके परागकण जो हैं वो काफ़ी एलर्जिक होते हैं, और ये लगभग सभी जगह मिलते हैं, जिनमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं और गाजर जैसे पत्ते होते हैं, इसलिए गाजर घास कहते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है विश्व स्तर पर कि परागकण जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसीलिए खिलाड़ियों द्वारा इन्हें आहार संपूरक के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे पश्चिमी देशों के बाज़ारों में परागकणों से बनी हुई गोलियां, टैबलेट्स और पीने की दवाइयां, जिनको अपन सिरप बोलते हैं, वो काफ़ी प्रचलित है और बाज़ार में उपलब्ध है, विशेष रूप से खिलाड़ियों के लिए। और जो घोड़े दौड़ने के लिए काम आते हैं, धावक अश्व होते हैं, जिन्हें हम पोलो और विभिन्न प्रकार की रेसिंग गेम्स में देखते हैं, उन घोड़ों की योग्यता या दक्षता को बढ़ाने के लिए इनको प्रयोग में लाया जाता है। जबकि प्रकृति में देखते हैं तो परागकण जो हैं वो पुष्पी पादपों में प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ही परागकोश से परागकण झड़ते हैं, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था, जैसे ही परागकोश से परागकण झड़ते हैं वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और जीवन क्षमता खोने से पहले निषेचन करते हैं। जीवन क्षमता खोने से पहले निषेचन का अर्थ है कि अलग अलग परागकणों की जीवन क्षमता अलग अलग है, जो तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे धान और गेहूं के पौधों में 30 मिनट में ही परागकण जो है अपनी क्षमता खो देते हैं, जबकि रोजेसी, गुलाब, लेग्यूमिनेसी, दलहन या सोलनेसी, जिनको अपन बैंगन टमाटर जैसी फैमिली मानते हैं, उनमें कई महीनों तक भी परागकण जो है वो मरते नहीं हैं और उनमें निषेचन की क्षमता भरपूर होती है। मतलब 1 महीने के बाद तक भी वो निषेचन करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जिस प्रकार पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य सेचन किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई किया जाता है, और उसके लिए शुक्राणुओं को हिमशीत भंडारित करके रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में, उसी प्रकार फसलों में भी पादप प्रजनन के कार्यक्रमों के लिए बीजों को बीज बैंकों में रखा जाता है, शुष्क कंडीशन में, सूखी दशा में, और परागकणों को -196 डिग्री सेल्सियस
लिक्विड नाइट्रोजन में वीर्य या शुक्राणुओं की तरह ही हिमशीत भंडारित करके रखा जाता है। अब बात करते हैं मादा दंडांग की, जिसे हम कहते हैं जायांग, और उसकी एक इकाई जो है उसको स्त्री केसर कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। एक स्त्री केसर अगर हम देखते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो वृत्तिकाग्र कहलाता है, और वृत्तिकाग्र जो है वो परागकणों के मंच की तरह काम करता है, ग्राही मंच की तरह, अवतरण मंच की तरह काम करता है, जिसमें मकरंद जैसा रस पाया जाता है जो कीटों को आकर्षित भी करता है। ये परागकणों को ग्रहण भी करता है और उनको उगाने की, अंकुरित करने की क्षमता रखता है, अर्थात पराग नलिका का निर्माण करवाता है। दूसरा भाग होता है उसको वृत्तिका कहा जाता है। वृत्तिका जो है वो बिल्कुल पतला और लंबा भाग है, एक नलिका की तरह कार्य करता है। तीसरा भाग जो है जो अंडाशय कहलाता है, जो नीचे का फूला हुआ भाग है, और अंडाशय के भीतर का भाग जो है ये कहलाता है गर्भाशयी गुहा। इस गर्भाशयी गुहा में एक छोटी सी संरचना की सहायता से, जिसे अपरा कहते हैं, ये भीतर की संरचना जुड़ी होती है, जिसे दीर्घ बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड कहा जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये मटर की फली सी इस चित्र में दी गई है। यहाँ पर इसके ऊपर वाला भाग जो है इसको वृत्तिकाग्र माना रहा है, इसके नीचे वाला भाग जो है वो वृत्तिका है, और ये पूरी फली के रूप में जो आपको दिख रही है ये एक अंडाशय है, जिसमें ये ग्रीन ग्रीन करके जो सीड जैसे दिख रहे हैं, बीज जैसी संरचनाएं दिख रही है, ये वास्तव में बीजांड है। और इस बीजांड को देखिए, बॉक्स में जो बीजांड दिया हुआ है उसको जूम करके अगर देखते हैं तो कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इसको और आगे डिटेल से देखेंगे। पहले हमें ये समझना है कि ये बीजांड जिस संरचना के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है उस संरचना को अपरा कहा जाता है। अब बीजांड की बात करते हैं उससे पहले एक चीज हमें समझनी होती है कि कई पुष्पों में ये जो संरचना होती है, जिसको अपन जायांग बोलते हैं या स्त्री केसर बोलते हैं, जिसी एक इकाई को अंडप भी कहा जाता है, कई पुष्पों में ये एक होती है तो उनको एक अंडपी पुष्प कहते हैं, और कई पुष्पों में ये संरचना जो होती है वो एक से अधिक होती है, जिन्हें बहुअंडपी कहते हैं। अगर एक से अधिक है और वो आपस में जुड़े हुए हैं तो उन्हें युक्तांडपी कहेंगे, और अगर वो अलग अलग है तो उन्हें वियुक्तांडपी पुष्प कहते हैं। एक अंडाशय में एक बीजांड हो सकता है, जैसा कि हमें गेहूं, धान या आम में देखने को मिलता है कि एक बीज के ऊपर, प्रत्येक बीज के ऊपर एक अलग से छिलका होता है, आवरण होता है। इसका मतलब है कि हर बीजांड के ऊपर एक आवरण है, इसका मतलब एक अंडाशय में एक ही बीजांड होता है। जबकि कई ऐसे अंडाशय होते हैं जिनमें अनेक बीजांड होते हैं, जैसे पपीता, तरबूज, आर्किड, ककड़ी, कचरी, मतलब जिनमें एक ही फल में बहुत सारे बीज हैं, और वो बीज कहाँ से बनते हैं? वो बीजांड से बनते हैं। इस तरीके से मटर में भी बहुत सारे बीजांड होते हैं। अब हम बात करते हैं बीजांड और इसकी संरचना के बारे में, किस तरीके से इसका विकास होता है। तो इसी संरचना को, जो बीच वाली संरचना है बीजांड, उसको हम डिटेल से यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों चित्र जो हैं वो एक ही संरचना को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये मैंने लैंग्वेज की सुविधा के हिसाब से और थोड़ा अलग अलग समझने का पैटर्न है उस हिसाब से, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये मैंने डायग्राम कहीं दूसरी जगह से लिया है। दोनों सेम संरचनाएं हैं, बस इनका डायरेक्शन अलग है। इसमें ये निभागीय शेष जो है ऊपर की तरफ दिया हुआ है, और एनसीईआरटी वाले डायग्राम में नीचे की तरफ दिया है, मतलब ये एक दूसरे का उल्टा चित्र है। बाकी सारी संरचनाएं सेम है। तो अगर हम इसको समझें तो अंडाशय में बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो बीजांड मंडल द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। ये जो डंठल जैसा देख रहे हैं हम, इसको कहते हैं बीजांड व्रंत, व्रंत यानी डंठल। और बीजांड व्रंत और डंठल का जो संधि स्थल है उसको नाभिका कहा जाता है, जिसको हाइलम भी लिखा है, नाभिका या हाइलम। प्रत्येक बीजांड में 1 से 2
संरक्षात्मक आवरण होते हैं। ये देखिए जो बाहर वाली दो परतें हैं बाह्य आवरण, जिन्हें यहाँ अंग्रेजी में इंटेगुमेंट्स लिखा गया है। प्रत्येक बीजांड में 1 से 2 ये इंटेगुमेंट अध्यावरण होते हैं जो इसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं। केवल एक जगह से ये अध्यावरण जो है नहीं रहता है, मतलब ये बीजांड खुला रहता है, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हिंदी में बीजांड द्वार कहते हैं, अंग्रेजी में यहाँ पर माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत वाले भाग को चलाजा कहते हैं। जैसे ये बीजांड द्वार है तो इसके ठीक विपरीत वाले भाग को चलाजा या कैलेजल शीर्ष या निभागीय शीर्ष कहते हैं, जिसका आधारीय भाग भी माना जाता है। अगर इस डायग्राम को अपन सीधा मान के चलें तो ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसलिए इसको आधारीय भाग भी कहते हैं। ये अध्यावरण से जो घिरा हुआ ये वाला एरिया है जिसमें मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इस वाले एरिया को बीजांड कहा है या न्यूसेलस कहा जाता है। ये देखिए इसको बीजांड गाय बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको न्यूसेलस कहा गया है। और इस न्यूसेलस में अगर हम ध्यान से देखें तो इसी में भ्रूण कोश स्थित होता है। इस बीजांड काय में ये बीच वाला जो हिस्सा है ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसे भ्रूण कोश कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। अब देखिए इस डायग्राम में हमको एक अविभेदित संरचना दिख रही है, जबकि इस डायग्राम में देख रहे हैं तो हमको यहाँ पर 3 कोशिकाएं इधर दिख रही है, 3 कोशिकाएं इधर दिख रही है और बीच में भी कुछ दिख रहा है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से ये गुरु बीजाणु मादा युग्मक बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि भ्रूण कोश जो है उसमें एक बड़ी सी एक केंद्रीय कोशिका है, जिसमें एक बहुत बढ़िया सघन जीव द्रव्य होता है और सुस्पष्ट केंद्रक होता है। और ये कोशिका जो बीच वाली है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम आगे वाले डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखिए ये चारों तरफ बीजांड काय है, ये बीच वाली कोशिका है जो हम देख रहे थे पिछले वाले डायग्राम में, जिसे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसके पश्चात इस तरीके से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है जिससे 2 कोशिकाएं बनी है। उसके बाद फिर से एक विभाजन होता है तो उस प्रकार 4 कोशिकाएं बनी है, तो इसको बोला जाता है गुरु बीजाणु चतुष्क। और इस गुरु बीजाणु चतुष्क में से 4 में से 3 कोशिकाएं अधिकतर पादपों में प्रजातियों में नष्ट हो जाती है और केवल एक कोशिका ही सक्रिय रहती है। तो इस एक कोशिका जो सक्रिय होती है उसको यहाँ पर जूम करके देखा गया है। ये जो एक सक्रिय कोशिका 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं अपहरासित या नष्ट हो जाती है, केवल एक कोशिका जीवित रहती है और उस कोशिका में केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है। और केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है तो उससे 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। दोनों केंद्रक जो है वो अलग अलग ध्रुव की ओर गति कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों केंद्रकों में फिर से समसूत्री विभाजन होता है, तो एक से फिर से 2 केंद्रक हो जाते हैं। तो पहला केंद्र की विभाजन हुआ था उससे 2 केंद्रक बने, दूसरा समसूत्री विभाजन हुआ उससे 4 केंद्रक बने, और एक बार फिर तीसरा केंद्र की विभाजन होता है तो दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। कुछ समय पश्चात इन केंद्रकों के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो जाता है। तो 3 केंद्रक 3 कोशिकाओं के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसमें बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहा जाता है और अगल बगल की दोनों कोशिकाएं उनको सहायक कोशिका कहा जाता है। उसी तरीके से 3 कोशिकाएं जो है वो प्रतिव्यासांत के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। ये देखिए इस डायग्राम को एरो से समझ सकते हैं अपन, ये एरो ऊपर की तरफ है और ये एरो नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि इस डायग्राम को अपन देख रहे हैं तो ये उल्टा किया हुआ है। ये प्रतिव्यासांत जो है वो इधर दिखाई गई है। तो ये 3 केंद्रक जो है वो प्रतिव्यासांत कोशिकाओं के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन जैसे ही होता है। नीचे वाले 3 केंद्रक जो हैं वो बीच में एक अंड कोशिका है और अगल बगल में दोनों सहायक कोशिकाओं में, और दोनों तरफ से एक एक केंद्रक, ये जो बीच वाले एक एक केंद्रक हैं वो बीच की इस बड़ी वाली केंद्रीय कोशिका में रहते हैं और इन केंद्रकों को कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक।
जो कि केंद्रीय कोशिका के दो अलग अलग केंद्र हैं। इस तरीके से एक गुरु बीजाणुधानी का निर्माण होता है और इस पूरी प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, ये देखिए, यह बीजांड, इस बीजांड में ये दो अध्यावरण है, उसके बाद ये बीजांडकाय है, बीजांडकाय के बाद ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश की कोशिका में ही आगे का प्रक्रिया हो रही है। तो भ्रूण कोश की कोशिका पहले एक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाए तो उससे चतुष्क बनता है। उस चतुष्क में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, अधिकतर प्रजातियों में केवल एक बचती है। वो एक कोशिका यहाँ पर आ रही है तो उसके केंद्र में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो दोनों केंद्र विपरीत ध्रुवों की तरफ चल जाते हैं। फिर दोनों ध्रुवों पर जो केंद्रक होते हैं उनमें फिर से 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, तो इस तरीके से 4 केंद्रक बन जाते हैं। और अंत में 3 प्रास्तीय व्यासांत कोशिकाएं, जिनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, 3 अंड उपकरण की कोशिकाएं, जिनमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं हैं, और एक केंद्रीय कोशिका, मतलब 3 और 3 6 और 1 7 कोशिकाएं हैं। जबकि केंद्रक है 8, क्योंकि केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। तो एक परिपक्व भ्रूण कोश में इस तरीके से 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक देखे जाते हैं। तो और इस पूरी प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन दोनों शीर्षकों की चर्चा की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से जो हमने चीज़ें डिस्कस की है कि किस तरीके से एक पुष्प जो है वो पौधों का जननांग होता है, जिसे लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं, किस किस उपयोग में लेते हैं। विज्ञान की दृष्टि से वो एक सेक्सुअल ऑर्गन है, मतलब जिस अंग की सहायता से प्लांट्स सेक्स करते हैं संतान पैदा करने के लिए। इंसानों के लिए सेक्स का कोई भी मतलब हो सकता है, लेकिन प्रकृति में सेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब केवल जनन होता है, संतान उत्पन्न करना होता है, और उसके लिए नर तथा मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है। नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हमने लघु बीजाणु जनन के नाम से देखा है, जिसमें परागकणों का निर्माण हो रहा था और नर युग्मक बन रहे थे। जबकि मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हमने गुरु बीजाणु जनन कहा है, जिसमें 4 अगुणित गुरु बीजाणु से 3 अपभ्रांशित होकर उनमें से केवल एक जो है वो आगे विकसित होता है और उससे 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश का निर्माण होता है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगला वीडियो जो है वो रिमेनिंग चैप्टर के टॉपिक जो है वो कवर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।